A very good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon class. afternoon, ma'am. Good afternoon. बेटा हम लोग आज रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन की क्लास में गुड आफ्टरनून रिसर्च मेथड इन एजुकेशन की क्लास में आज हम रिसर्च प्रपोजल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। प्रेजेंटेशंस आप लोग प्रेजेंटेशन के वक्त अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो अपने चैट बॉक्स में लिख सकता है, या फिर प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग की क्वेरीज ली जाएंगी। ओके Yes, ma'am. आप सभी को पीपीटी अब दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है रिसर्च प्रपोजल, ठीक, जिसके बारे में आप लोग काफी समय से इसको जानने के इच्छुक थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, या जिसे हिंदी में कहते हैं शोध प्रतिवेदन। ठीक, तो शोध रिसर्च प्रपोजल या शोध प्रतिवेदन क्या होता है उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग रिसर्च प्रपोजल पढ़ेंगे उसमें आज हम लोग जानेंगे कि रिसर्च प्रपोजल का अर्थ क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों इम्पोर्टेंस है रिसर्च प्रपोजल की। ठीक, फिर रिसर्च प्रपोजल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। फिर किसी भी रिसर्च प्रपोजल की क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल में हम जानेंगे कि एक रिसर्च प्रपोजल किन किन चीजों से मिलकर प्रिपेयर किया जाता है। एंड लास्ट रेफरेंसेस, जहाँ से मैंने इस कंटेंट को पढ़ा है या जहाँ से इसका मैटर लिया है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ बुक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल के अनुसार रिसर्च प्रपोजल इज अ प्लान फॉर रिसर्च रिपोर्ट इनिशिएटेड एंड डेवलप्ड बिफोर द रिसर्च एक्चुअली बिगिंस। यानी जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल के अनुसार रिसर्च प्रपोजल क्या है, एक प्लान है किसके लिए, रिसर्च रिपोर्ट के लिए। रिसर्च रिपोर्ट या जिसको हम थीसिस कहते हैं। ठीक है, किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को लिखने से पहले क्या जरूरत होती है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, जब आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर लेते हो, तो उसको जब आप क्या करते हो, किसी एक जगह पर उसको रिकॉर्ड करते हो, तो उसे हम बोलते हैं रिसर्च रिपोर्ट। तो जॉन डब्ल्यू क्रिस्वल ने बोला कि रिसर्च प्रपोजल क्या है, बेसिकली एक प्लान है किसके लिए, रिसर्च रिपोर्ट के लिए, जिसका जिसका निर्माण कब किया जाता है, जब हम रिसर्च की शुरुआत करने वाले होते हैं। यानी अगर हमें मान लो कोई टॉपिक पर रिसर्च करना है, तो रिसर्च करने से पहले क्या क्या चीजें हमें तैयार करनी चाहिए, उन सबका जो लिखित रूप है वो आपको कहलाता है रिसर्च प्रपोजल। ठीक, इसी क्रम में लोकेश कौल ने बताया, इट इज अ सिस्टमैटिक प्लान विच फोकसेस ऑन द प्रिलिमिनरी प्लानिंग दैट विल बी नीडेड टू अकम्प्लिश द पर्पस ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी। लोकेश कौल ने भी प्रेसफल जैसी ही बात की। उन्होंने कहा कि रिसर्च प्रपोजल क्या है, एक सिस्टमैटिक प्लान है। ठीक है, एक ऐसा प्लान है जिसमें हर चीज सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मतलब एक सीक्वेंस में है कि किसी भी रिसर्च को जो आप करने वाले हो, उस रिसर्च में आप क्या क्या करोगे और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे अपने एम को अचीव करने के लिए। यानी अपने रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए आप लोग किस मेथड को, किस तरीके को फॉलो करोगे, उस सब का प्लान उसमें जिसमें लिखा जाता है वो होता है हमारा रिसर्च प्रपोजल। ठीक, ये क्या है, इट इज लाइक ब्लूप्रिंट दैट कन्वे द प्लान ऑफ एंटायर रिसर्च वर्क विद जस्टिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा घर बनता है, ठीक है,
तो ऐसा तो नहीं हमने घर बनाने का आज सोचा और कल हमने स्टार्ट कर दिया घर बनाना, आप मिस्त्री को बुलवा लिया, लेबर को बुला लिया और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो होता नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब हमने प्लान किया कि हमें घर बनाना है अपना, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्ट से वो करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट देखता है कि आपका जो घर बनाना आप चाहते हो उसके लिए जो लैंड है क्या वो सफिशिएंट है। अगर आपने कहा कि आपका इतना ही लैंड है और इसमें ही आपको ऐसा बनाना है, तो आर्किटेक्ट आपके नीड के अकॉर्डिंग उस जो एरिया उसको उसके पास है अवेलेबल है उसी में ही एक अच्छा सा घर बनाने की कोशिश करता है। वो सिस्टमैटिक प्लान करता है कि आपके जैसे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में कैसे क्या चीजें होंगी, फिर नेक्स्ट में क्या होंगी, इसी तरह नींव बनाने के लिए कोई ऐसा मटेरियल लगेगा। ठीक है, नींव बनाने के लिए जैसे मान लीजिए आप लोग का वो आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसे मिट्टी जो कंक्रीट होती है और बालू वालू उसको घोलने के लिए बेटा आप लोग टाइम का ध्यान रखिए विशेष, है ना। तो क्या होता है, जैसे मिट्टी को पहले तो हाथों से किया जाता था, लेबर्स लोग अपने जमीन पे डाल के सभी तरह से करते थे, लेकिन अब टाइम की बचत के लिए क्या होगी, मशीन्स आ गई। तो इसी तरह से हमें कौन कौन सी मशीन्स यूज करनी है, किस क्वालिटी का मटेरियल लगाना है, तो ये सारी चीजें हम घर बनाने से पहले ही आर्किटेक्ट के थ्रू या जो भी वहाँ पर मिस्त्री हैं जो भी घर बनाने में हमारा सहयोग करेंगे उन सब का एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद उस प्लान के आधार पे हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, ताकि क्या कर सके हम अपने एम को, हमारा एम क्या घर बनाना, उसे अचीव कर सके। तो सेम इसी तरह क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल होता है। रिसर्च प्रपोजल क्या करता है, आप जो भी रिसर्च कंडक्ट करने वाले हो इन फ्यूचर वो किस प्रकार से करोगे, किस प्रकार से अच्छी तरह से करोगे कि आपका जो एम है, एम क्या है, रिसर्च जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना, वो आपको प्राप्त हो सके। तो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। ठीक, फिर डोनाल्ड एरियन एट एल ने अपनी बुक में लिखा है कि रिसर्च प्रपोजल इज द मीडियम थ्रू विच researchers inspiration and insights are translated into step by step plans for discovering new knowledge। ठीक, तो डोनाल्ड एनी के अनुसार क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, रिसर्च प्रपोजल एक वो ग्रंथ है जिसके द्वारा क्या करता है, रिसर्चर अपनी इंस्पिरेशन को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, जैसे मान लो आप किसी क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा सा रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, जैसे इस समय भी मेंटल हेल्थ पे बहुत बात की जा रही है कि मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और आप मान लो उस पर रिसर्च करना चाहते हो, मेंटल हेल्थ और एकेडमिक अचीवमेंट पर कुछ इस तरह से इन वेरिएबल्स से रिलेटेड होकर कोई स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, तो एक ही, मैंने जैसे भी पहले आपको बताया कि एक ही स्टडी को कंडक्ट करने के कई कई तरीके हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट करना चाहता है। तो हर रिसर्च की अपनी टेक्निक्स हो, रिसर्च हर रिसर्चर का अपना इंडिविजुअलिटी होती है जिसके अनुसार वो अपने अनुसार किसी भी स्टडी को कंडक्ट करना चाहेगा। तो रिसर्च प्रपोजल में वो क्या करता है, रिसर्च में जो हम लोग को पढ़ाई आती है उसके अकॉर्डिंग ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो अपना बताता है कि उसे किस प्रकार से उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। जैसे दो ही लोग अगर हम लोग ले लें और उन्होंने मेंटल हेल्थ और एकेडमिक अचीवमेंट पे वो करना है, अपना रिसर्च करना है, ठीक, तो दोनों ही हो सकता है, दोनों अपना पॉपुलेशन अलग लेना चाहें, जैसे कोई हायर एजुकेशन में करना चाहता होगा तो हो सकता है कोई प्राइमरी एजुकेशन में करना चाहता है, कोई गांव में करना चाहता होगा, या फिर कोई शहर और गांव दोनों में करना चाहता है। तो इस प्रकार से रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है, रिसर्चर अपनी इंस्पिरेशंस को, अपनी सूझ को दर्शाता है, कैसे, स्टेप बाय स्टेप कि वो क्या क्या करेगा। पहले जैसे हमने क्या किया, अपना प्रॉब्लम ढूंढी, फिर प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण था वो उसने बताया, फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट उसने रिव्यूज किए, फिर उनके आधार पे कंक्लूजन निकाला कि क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं। अब इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करेंगे या हम डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज करेंगे।
अगर मेथड्स यूज डिसाइड कर लिए, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर डेटा कलेक्ट करने की कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे कि इंटरव्यू के थ्रू करेंगे, या हम स्केल रेटिंग स्केल्स के थ्रू करेंगे। ठीक, तो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक ऐसा रिसर्च प्रपोजल एक बेसिकली एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिसके द्वारा क्या करता है, रिसर्चर अपने प्रपोज स्टडी को एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है। ठीक, तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल क्या है, रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले की गई तैयारी ही रिसर्च प्रपोजल कहलाती है। ठीक, रिसर्च प्रपोजल, अब हम जानेंगे कि रिसर्च प्रपोजल की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, क्लास में कोई बताना, अभी तक मैंने जो रिसर्च प्रपोजल के विषय में आप लोगों को बताया, कोई बताना चाहेगा कि रिसर्च प्रपोजल की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि आप लोग काफी समय से रिसर्च पढ़ रहे हो। एनीबॉडी? आप सभी तक मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ बेटा बताओ। हम रिसर्च प्रपोजल यस के मैम। बारे में, हाँ ओके ओके, रिसर्च प्रपोजल के बारे में अभी हमने जाना, तो आप लोग को क्या लगता है क्यों इम्पोर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल? इसका आंसर बेसिकली मैं अभी बता भी चुकी हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर 2-4 बच्चे मुझे बताना चाहें। मैम ऐसा होता है, रिसर्च प्रपोजल बनाने का जो आपने बताया उसी के अनुसार मैं बताना चाहूंगी। मैम बिल्कुल ये क्योंकि एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, तो यह निश्चित कर देता है कि जो रिसर्च हो रहा है उसमें कौन कौन से टूल्स लिए जा रहे हैं, किस क्षेत्र में किस दिशा में कार्य किया जा रहा है, यह निश्चित करने के लिए रिसर्च प्रपोजल बनाना आवश्यक। जैसे आपने कहा मैम कि कोई प्राइमरी में करना चाहता है, कोई उच्च माध्यमिक में करना चाहता है, कोई माध्यमिक में करना चाहता है, अगर रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया जाएगा, अगर केवल टॉपिक लिख दिया गया कि हमें इस पर रिसर्च करना है और पूर्ण रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया गया, तो ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि रिसर्चर किस क्षेत्र में अपना रिसर्च कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आरती आपने। समिता, आप कुछ बताना चाहते हो? यस मैम। मैम हाँ मेरे समिता। हिसाब से रिसर्च प्रपोजल जो है वो स्टेप वाइज हमें हेल्प करता है कि हम अपनी रिसर्च को किस तरह से कंडक्ट करें, ताकि वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में हो और हम अपने जो रिसर्च गोल हो उसको प्राप्त कर सकें। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा बताया आप लोग ने। ठीक है, यस मैम। तो हाँ संजय, आप बोलना चाहते हो? यस मैम। हाँ संजय बोलो। मैम बेसिकली अगर इम्पोर्टेंस रिसर्च प्रपोजल की इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या होता है कि एक जो पूर्व ज्ञान का होता है उसका एक प्रलेख प्रस्तुत करके आगे की ओर एक एनहेंस किया जाता है नॉलेज, और अनुसंधान के जो परिणामों को दूसरे सूचनार्थ तक प्रस्तुत किया जाता है एक सूचना के दूसरे द्वारा, और विषयों में जो अंतर्निहित जो समस्याएं होती है उसको चिन्हित करके आगे प्रोसीड किया जाए। और बिल्कुल जो बिल्कुल और जो चीज़ ये है वैलिडिटी या वैलिड है या रिलायबल है कि नहीं उसके भी की ओर हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल सही बताया। तो आप सभी जैसा कि समझ चुके हो कि रिसर्च प्रपोजल की इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली, कि रिसर्च प्रपोजल हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हमें किस दिशा में जाना है। अगर हमने रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ तो हमें भी बिल्कुल भी अपनी दिशा से भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्यों भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, उसके गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से रास्तों पर चलना है। इसी को मैंने यहाँ मैम पर ये कुछ, हाँ एज अ मैप भी काम कर सकता है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, मैप जैसे मैप को हमें क्या मैप दिया दिखाते हैं। जाता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, और सेम बिल्कुल इसमें होगा, दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आपको यहाँ पहले ही दिशा निर्देश सारे तैयार कर लिए जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा आगे हमें क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हो। उसी को मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर क्लब करने की कोशिश की। जैसे इसमें है, इट प्रोवाइड सिस्टमैटिक प्लान फॉर एग्जीक्यूटिंग द रिसर्च वर्क एंड हेंस सेव टाइम एंड एनर्जी। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या करता है, हमें ये जो प्लान बना देता है जिसके अनुसार ही हमें कार्य करना है। तो जब हमें पता है कि हमें किस प्रकार से डेटा कलेक्शन करना है, पहले ही हमारा निश्चित हो गया कि हमें इस पर्टिकुलर टूल से ही अपना डेटा कलेक्ट करना है, हमें इस क्षेत्र के ही लोगों से अपना डेटा कलेक्ट करना है, हमें यहाँ जाना है। और जब डेटा कलेक्ट हो गया है तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हमें ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें जब हमारी पहले से ही प्री प्लान्ड है, तो इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी तो बचती ही है, साथ में ही हमारा टाइम भी बहुत बचता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, रिसर्च प्रपोजल हेल्प्स रिसर्च सुपरवाइजर फॉर गाइडिंग रिसर्च स्कॉलर इन एन एफिशिएंट मैनर।
देखो जैसे कि अभी आप लोग भी फर्स्ट ईयर में हो और आप लोग को भी इस ईयर में अपना सिनॉप्सिस का प्रिपरेशन करना है और सभी को गाइड्स मिल गए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग देखते ही होंगे कि गाइड्स क्या कहते हैं कि अपना टॉपिक ढूंढिए, अपने रिसर्च प्रपोजल को पहले खुद से क्या करने की कोशिश करिए, डेवलप करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च प्रपोजल के थ्रू जो सुपरवाइजर होता है उसे ये जानने में मदद मिलती है कि एक्चुअली जो हमारा रिसर्चर है वो अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के थ्रू क्या करना चाह रहा है। फिर वो क्या करता है, वो जैसे आप रिसर्चर हैं, ठीक, तो गाइड आपके रिसर्च प्रपोजल को देख के ये पता लगाता है कि आपको क्या करना है। और अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल में थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आप रिसर्चर होने के नाते नहीं समझ पा रहे हो, तो उसको सही करने में भी गाइड क्या करते हैं, एक अहम भूमिका निभा पाते हैं, क्योंकि उनके सामने पूरा आपका जो भी आप प्लानिंग है उनके सामने होती है, तो उसमें वो खूब अच्छे से उसमें उसका सुपरविजन कर सकते हैं, आपको गाइडेंस बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड्स अ बेस फॉर जजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, ठीक। रिसर्च प्रपोजल क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है, किस लिए, ताकि हम क्या कर सकें, जैसे मान लो आप सभी लोग रिसर्च स्कॉलर हो, ठीक है, एमएड में आप लोग को क्या करना है, डिसर्टेशन करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रपोजल अपना तैयार करके अपने गाइड्स के पास ले जाओगे, ठीक है। तो क्या हो सकता, गाइड क्या करेगा, आप जो भी फ्यूचर में जो आपकी प्रपोज स्टडी है उसको देखा कि क्या वाकई में इस लायक है वो कि उस पर रिसर्च किया जाए। क्यों? क्योंकि रिसर्च क्या है, रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू नॉलेज। अगर मान लो कोई, हम ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं उन पे ही दोबारा दोबारा से करें तो उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। किसी भी ऐसे टॉपिक पे जिसपे हजारों लाखों रिसर्चेस हो गई हैं और उनकी फाइंडिंग्स भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट आ रही हैं, तो वहां पर हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से रिसर्च प्रपोजल क्या करता है, कोशिश, रिसर्च प्रपोजल एक बेस देता है, एक आधार देता है जिसके आधार पर किसी रिसर्च प्रपोजल की क्वालिटी को जज किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल में, कुछ रिसर्च प्रपोजल तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, डिसर्टेशन करते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिसर्च प्रपोजल्स लोग बनाते हैं, ये इंस्टीट्यूट एक तैयार करता है प्रपोजल, जिस गवर्नमेंट को देता है और गवर्नमेंट उसके बदले में उसको फंड देता है ताकि वो अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सके। तो जब गवर्नमेंट फंड देती है किसी भी रिसर्च प्रपोजल के लिए, तो वो रिसर्च प्रपोजल को पहले क्या करती है, उसका चेकआउट करती है उसे कि वो क्या उसकी क्वालिटी कैसी है, जो रिसर्च प्रपोजल में जो रिसर्च कंडक्ट करने की बात की गई है क्या वो रेलिवेंट है या नहीं। तो इसका पता किससे चलता है, हमें रिसर्च प्रपोजल के थ्रू, ठीक। अब हम अभी जैसे हमने बात की टाइप्स की रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल की, ठीक। तो लोकेश कॉल ने अपनी बुक में मेंशन किया है कि बेसिकली 3 तरह के रिसर्च प्रपोजल होते हैं। एक रिसर्च प्रपोजल वो होता है जो कि किस लिए किया जाता है, उन जो मास्टर डिग्री में है, जो बच्चे मास्टर डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, कुछ डिसर्टेशन, कुछ ऐसे कोर्स हैं जहाँ पर जैसे आप लोग एमएड के हो, वैसे एमए एजुकेशन में भी क्या होता है, डिसर्टेशन को कराया जाता है, ठीक है। तो कुछ रिसर्च प्रपोजल, पहला टाइप का रिसर्च प्रपोजल कौन सा है, जो कि मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स के बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे जो पीएचडी प्रोग्राम्स हो गए उसमें जो अपनी थीसिस तैयार करते हैं, उस थीसिस को करने से पहले वो लोग भी क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं। इसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, अपने एमएड में रिसर्च प्रपोजल बेसिकली तैयार करना है। तो पहला रिसर्च प्रपोजल किस तरह का होता है, जो कि मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, रिसर्च प्रपोजल दैट इज सबमिटेड बाय अ रिसर्चर टू अ प्राइवेट और गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा भी कभी कभी रिसर्चर्स क्या होते हैं, रिसर्चर जो है वो खुद से कुछ अपना रिसर्च करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन उनके पास फंड कभी नहीं, अगर फंड वो चाहते होते तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी उन्हें रिसर्च प्रपोजल को प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर चाहे वो प्राइवेट एजेंसीज भी हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो कि उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रपोजल के लिए अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको फंड देती हैं, जिसके द्वारा वो अपना क्या कर सके, रिसर्च को कंडक्ट कर सके,
नेक्स्ट प्रपोजल वो होते हैं प्रपोजल दैट इज सबमिटेड बाय अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज टीचर टू सम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICSSR, NCERT, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, NCERT, UGC एक्सेट्रा। कुछ रिसर्च प्रपोजल ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे और कुछ जो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं उनके द्वारा कुछ प्रपोजल तैयार किए जाते हैं। समय समय पर क्या होता है कि जो आपकी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ICSSR, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, है ना, और UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्सेट्रा, ये सारी जो संस्थाएं हैं ये समय समय पर क्या करती हैं, पेपर्स में निकलते हैं इनके कि इनको रिसर्च के लिए ये लोग रिसर्च प्रपोजल इनवाइट करते हैं और जिसका भी रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट होता है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार से मुख्यतः 3 प्रकार के रिसर्च प्रपोजल देखने में आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि आप यहाँ से मेन एक ये स्टार्ट हो गया जिसमें जो कि आप लोग को भी प्रिपेयर करना है, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अभी तो हमने बात कर ली कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितने तरह के होते हैं, लेकिन अब बात आती है कि एक रिसर्च प्रपोजल किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो बेसिकली किसी भी रिसर्च प्रपोजल में 5 कंपोनेंट होते हैं, ठीक। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रोसीजर्स फॉर डेटा कलेक्शन, प्रोसीजर्स फॉर ट्रीटिंग डेटा, फोर्थ टाइम शेड्यूल एंड बजट शेड्यूल और फिफ्थ रेफरेंसेस। जो इसमें फोर्थ है टाइम शेड्यूल एंड बजट शेड्यूल, बेसिकली वो अभी ये आप लोग के डिजर्टेशन जो आप लोग डिजर्टेशन प्रिपेयर करोगे उसमें नहीं होगा कि टाइम शेड्यूल और बजट शेड्यूल उन रिसर्च प्रपोजल में सम्मिलित किया जाता है जिसमें हमने बात की, अभी हम लोगों ने पिछली बात की थी, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है आप लोग से रिसर्च प्रपोजल्स को इनवाइट करती है, आप रिसर्च प्रपोजल को देते हो तो उसमें आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि ये आपकी जो रिसर्च स्टडी है, ठीक है, जो अपनी रिसर्च करना चाहते हो उसके लिए टाइम कितना है, उसके लिए उस रिसर्च प्रपोजल में क्या करना पड़ता है, हमें टाइम भी मेंशन करना पड़ता है कि हम इतना रिसर्च स्टडी को हमने 5 भागों में बांटा है जिसमें से प्रत्येक भाग को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट ये समय लगेगा और इन पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें इतना बजट चाहिए। तो जो रिसर्च प्रपोजल्स फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बनाए जाते हैं उनमें टाइम शेड्यूल और बजट शेड्यूल भी दिया होता है। और लास्ट है आपका रेफरेंसेस, जैसा कि आप सभी जानते हो रेफरेंसेस में हम लोग क्या लिखते हैं, किसी भी रिसर्च प्रपोजल को प्रिपेयर करने के लिए हमने जिन भी बुक्स की, जर्नल्स की, क्या नाम है, साइट्स की हेल्प ली है उनको हम वहाँ पर कोट करते हैं। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन है जो कि आप लोग भी बनाओगे उसमें कुछ उसके भी कुछ सब पार्ट्स है जिसको हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जो आपका रिसर्च प्रपोजल का इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है टाइटल। एक मिनट, टाइटल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अभी आप लोग को जब गाइड्स अलॉट हो गए तो हमने कहा था कि आप सभी लोग को क्या करना है, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च करने की कोशिश करनी है। इसी के लिए आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग को डिफरेंट जर्नल्स पे, नेटवर्क, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके क्या करना है, अपने पसंद के वेरिएबल्स से रिलेटेड क्या क्या रिसर्चेस हो चुकी है उनको ढूंढना है और फिर अपने टॉपिक का निर्माण करना है। तो टाइटल क्या होता है, जो रिसर्च वर्क आप लोग करने जा रहे हो उसका टॉपिक क्या है। टाइटल से मतलब क्या है, इट इज द टॉपिक ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च वर्क। जो भी रिसर्च वर्क हम इन फ्यूचर करेंगे, जिस पर हम एग्जीक्यूशन करेंगे, उसका टॉपिक क्या है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ और अचीवमेंट की, ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स आपने ढूंढे और आपने देखा कि इस पर काम करने की जरूरत है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक टाइटल भी तो बनाना पड़ेगा। तो वो टाइटल जैसे क्या हो सकता है कि स्टडी ऑफ a study of relationship between academic achievement and mental health of secondary school students। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टाइटल हो जाएगा, ठीक। फिर अब टाइटल कैसा होना चाहिए उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं कि इट शुड बी सजेस्टिव।
सजेस्टिव मतलब कि अगर जो भी आपका टाइटल पढ़ रहा है, जो भी व्यक्ति आपका टाइटल पढ़ रहा है, तो उसको ये पता लगना चाहिए कि आखिर आप अपनी रिसर्च में क्या करना चाह रहे हो, इसका अनुमान वो आपके टाइटल से ही लगा ले। जैसे अभी हमने बात की स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जो भी व्यक्ति आपका क्या करेगा, रिसर्च टाइटल पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स जो है उनके एकेडमिक अचीवमेंट और उनकी मेंटल हेल्थ में रिलेशनशिप देखना चाहते हो। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए टाइटल में, इट शुड बी एरिया स्पेसिफिक, यानी जो आपका टाइटल है उसको देखते ही पता चल जाए कि वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कंसर्न है। जैसे अभी हमने जो बात की वहां पर क्या किससे कंसर्न होगा, तो स्टूडेंट्स अगर बताना चाहें, जो अभी हम लोग जिस टाइटल पे बात कर रहे हैं वो उस टाइटल का एरिया क्या होगा, क्या आप लोग को स्कूल स्टूडेंट्स एरिया से आप तो समझते हो ना कि किस क्षेत्र की वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है। एरिया से मतलब किस क्षेत्र से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम। जैसे हमने मेंटल हेल्थ की बात की, एकेडमिक अचीवमेंट की बात की, तो ये दो वेरिएबल्स आपको किस क्षेत्र से लग रहे हैं। मैम एजुकेशन। हाँ बिल्कुल, एजुकेशनल, और सही बोल रहे हो आप आगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। क्योंकि जब आप लोग खुद देखो, हम लोग साइकोलॉजी में किसके विषय में बात करते हैं कि एक स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक अचीवमेंट कैसा होता है, उसका इंटेलिजेंस प्रोफाइल कैसी होती है, उसके लिए मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक अगर जब कोई ये पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमारा टॉपिक किस एरिया से रिलेटेड है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक, फिर नेक्स्ट है द टाइटल शुड बी पिन पॉइंटेड और फोकस्ड, यानी टाइटल आपका इस प्रकार से होना चाहिए कि एकदम फोकस्ड होना चाहिए, आप उसमें साफ साफ दिखे कि आखिर आप अपने रिसर्च वर्क में क्या करना चाहते हो। जैसे अभी जो हम टाइटल की बात करें, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमें क्या करना है, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के एकेडमिक अचीवमेंट और मेंटल हेल्थ में रिलेशनशिप को देखना है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट शुड बी कैची एंड अट्रैक्टिव, मतलब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो थोड़ा सा अट्रैक्टफुल होता है। ठीक है, तो हमारा टाइटल भी कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए जो बाकी दूसरे लोग हमारे जब स्टडी को देखें या रिसर्च प्रपोजल को देखें तो वो क्या करें। जैसे मान लो जैसे हमारा क्या होता है, जब आप लोग जब PhD में एडमिशन लोगे, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, वहाँ पर एग्जाम्स देने होते हैं, प्लस आपका वहाँ पर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप लोग को क्या करना पड़ता है, अपना एक रिसर्च प्रपोजल वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल हमारा ऐसा होना चाहिए ना कि जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। रिसर्च प्रपोजल ध्यान तभी आकर्षित कर पाएगा सबसे पहले जब आपका टाइटल आकर्षक हो। तो टाइटल कैसा होना चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए टाइटल में कि द टाइटल शुड नॉट बी ओवरलोडेड बाय पॉम्पस वर्ड। ठीक, पॉम्पस वर्ड का मतलब क्या है कि थोड़े से वैसे तड़क भड़क वाले वर्ड्स, या जिसे हम कह सकते हैं आडंबर वाले वर्ड्स, या जिसे कह सकते हैं कुछ लोग नहीं अपने टाइटल को थोड़ा सा उसमें ऐसे वर्ड्स को डाल देना जो कि थोड़ा सा वो हो, सजावटी वर्ड्स हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने भारी भरकम वर्ड्स डाल दिए कि आपके टाइटल को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो टाइटल में कैसे वर्ड्स होने चाहिए, सिंपल एंड अट्रैक्टिव वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन उनको कभी भी ऐसे शब्दों में नहीं डालना चाहिए उन टाइटल्स में जो क्या करें, उसको समझने के लिए बाधा उत्पन्न करें। तो नेक्स्ट है इट शुड नॉट इंक्लूड अनसाइंटिफिक, आर्ग्यूमेंटेटिव, कम्युनल और इमोशनल वर्ड्स। जैसे कि हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि रिसर्च टॉपिक जब भी हम लोग सर्च करते हैं या जब रिसर्च टॉपिक अपना लिखते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि रिसर्च टॉपिक में कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो कि इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करे। साइंटिफिक ना हो, अनसाइंटिफिक हो, गलत बात होगी। कम्युनल, संप्रदाय को व्यक्त करने वाला भी कोई शब्द या कोई भी ऐसा वर्ड जो इमोशनल हो वो हमें अपने टाइटल में नहीं रखना चाहिए। ठीक, इट शुड नॉट बी टू लेंथी, जो हमारे रिसर्च का जो टॉपिक होता है उसको बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि टाइटल ऐसा हो जिसमें हम आधे शब्द छोड़ दें सिर्फ इसीलिए कि वो लेंदी हो रहा है, तो ऐसा रखना चाहिए कि आपका पूरा इंफॉर्मेशन भी उसमें आ जाए और साथ ही साथ उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तो ये हमने बात की टाइटल की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, टाइटल लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है रिसर्च प्रपोजल में, इमरजेंस या बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। यानी इसका सिंपली अर्थ ये है कि आपकी जो समस्या है उसका पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग से, जैसे अभी आप लोग को भी खुद भी रिसर्च टॉपिक अपना आप लोग सर्च कर रहे हो, ठीक है, देख रहे हो, कोशिश कर रहे हो इधर उधर से ऑब्जर्व करने की, रिव्यूज कर रहे हो, तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो, इसके बारे में ही जो हम लिखते हैं उसको इस पार्ट में लिखा जाता है। इमरजेंस बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम में क्या करता है, यहाँ पर जैसे मान लो इसको एक उससे समझते हैं, जैसे हमने मान लो हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ और इन्वायरमेंट, दो वेरिएबल्स हमने, मेंटल हेल्थ और स्कूल इन्वायरमेंट, ये दो वेरिएबल्स हमने चुने हैं अपने रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। यानी हम टॉपिक को हमारा ऐसा चाहते हैं जिसमें हमारे मेंटल हेल्थ और स्कूल इन्वायरमेंट आए। तो मेंटल हेल्थ और स्कूल इन्वायरमेंट को चुनने के लिए, ठीक है, इस टॉपिक को ही आपने क्यों चुना, क्यों आपको लगा कि यही टॉपिक आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि मेंटल हेल्थ की आजकल बहुत ज़्यादा मांग हो गई है, लोग मेंटल हेल्थ की सही नहीं रहने की वजह से ही लोग, जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रहा है। फिर मेंटल हेल्थ को कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मेंटल हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर स्कूल इन्वायरमेंट भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने वेरिएबल्स को जोड़ते हुए यहाँ पर इस पार्ट में ये दर्शाने की कोशिश करते हो कि आपका जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से निकल कर आया है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है इन दिस यानी इस पार्ट में रिसर्चर विल स्पेल आउट एज हाउ द प्रॉब्लम इमर्ज्ड, इट्स सोशल एंड एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू द फील्ड। जैसे हमें पता है कि हम कोई भी रिसर्च वर्क किस लिए करते हैं, सिंपली इसीलिए करते हैं ताकि क्या हो, उस हमारे रिसर्च करने से आगे जाके समाज की कुछ भलाई हो। ठीक है, अब हम लोग एजुकेशन में है तो हमारा जो अधिकतर टॉपिक्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। ठीक, अब हमने कोई प्रॉब्लम अपनी सर्च की है, कोई हमने वेरिएबल्स अपने कलेक्ट किए हैं, ढूंढने हैं, तो वो वेरिएबल्स हमने क्यों चुने, क्या उनका सोशल इम्पोर्टेंस है, क्या उनका एजुकेशनल सिनेरियो में इम्पोर्टेंस है, तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक, या सूक्ष्म शब्दों में ये कहना चाहे तो यहाँ ये कह सकते हैं कि हेयर द एंटायर टॉपिक ऑफ द रिसर्च इज ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज इन द फील्ड। यानी जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, यानी जो आपका टाइटल है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, इस पार्ट में यह डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारा जो ये रिसर्च है, क्यों इम्पोर्टेंस है, उसका एजुकेशनल इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका सोशल इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका कल्चरल इफेक्ट क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोरिलेट करके उनको लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस रिसर्चेस हुई है उनके बारे में भी थोड़ा कुछ कोट कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है और देखा, जैसे यहाँ पर भी हमने बात की मेंटल हेल्थ और स्कूल इन्वायरमेंट की, तो दोनों ही वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, उसके एकेडमिक अचीवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं और इसके ये साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो इमरजेंस और बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम में हम इस बात के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है
जैसे आप इस तरह से इसको समझते चलो कि जब आप लोग ना रिसर्च प्रपोजल बनाओगे तो उसमें कैसे कैसे लिखोगे। सबसे पहले अपना टाइटल लिखोगे, टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। जैसे किसी भी रिसर्च प्रपोजल के मैंने बताया 5 पार्ट होते हैं। जैसे पहला क्या था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले हमने टाइटल लिखा, हमने बात की कि टाइटल में क्या क्या, टाइटल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इमर्जेंस या बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या की पृष्ठभूमि। समस्या का पृष्ठभूमि क्या है, समस्या किस तरीके से उभर के आपके पास आई है, इसको आप यहाँ पर कोट करने की कोशिश करते हो। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिसकी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ठीक, हम सभी इस बारे में काफी विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या होता है। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहे इस समय, क्योंकि हमने काफी इस पर चर्चा की हुई है। मैम मैम इसमें जो शोधकर्ता जिस टॉपिक पर शोध करना चाहता है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के साहित्यों का अध्ययन करता है, जैसे पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करता है, किताबों का अध्ययन करता है, विभिन्न साइटों पर अध्ययन करता है, जो रिकॉर्डेड सेमिनार, रिकॉर्डेड वेबिनार होते हैं उनको उनका अध्ययन करता है, सेमिनार आदि का अध्ययन करता है। यही रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहलाता है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हम क्यों करते हैं। मैम मैं भी बताऊं, बताइए बताइए। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हम इसलिए करते हैं जिससे हमारी शोध प्रक्रिया जो है वो किस दिशा में जाए ये हमें आसानी मिलती है। जैसे मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि कक्षा 6 में गणित के छात्रों का और छात्राओं का क्या अचीवमेंट है, तो अगर हम उसके पहले का साहित्य अध्ययन किए रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ दिशा निर्धारित करने में मदद मिलेगी, परिकल्पना निर्माण में मदद मिलेगी कि हम किस तरह की परिकल्पना बनाएं। अगर ज्यादातर शोध में ये निकलता है कि लड़कियों का गणित का अचीवमेंट कम होता है लड़कों की अपेक्षा, तो हम इस आधार पर परिकल्पना निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आरती ने बताया कि हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर के द्वारा क्या मतलब एक दिशा प्रदान होती है। कैसे, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, जब भी रिसर्च के लिए रिसर्च टॉपिक, जैसे भी आप लोग खुद भी फाइंड आउट कर रहे हो, जितने रिसर्च टाइटल ढूंढ रहे हो, तो क्या करते हैं आप लोग डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज कर रहे हो। ठीक है, रिव्यूज जब हम किसी पर्टिकुलर, जैसे हमारे वेरिएबल सेट हो गए, मान लो मेंटल हेल्थ और स्कूल एनवायरनमेंट पे, तो आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो स्टडीज प्रीवियसली कंडक्ट हो चुकी हैं उनका गहन अध्ययन करोगे। फिर उनके गहन अध्ययन से आपको पता चलता है कि उनकी फाइंडिंग्स में क्या कुछ कमी रह गई, या उन्होंने जो मेथोडोलॉजी अप्लाई की थी वो उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए वो मेथोडोलॉजी ना हो, कोई दूसरी होनी चाहिए थी, या जो बंदे ने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की वो शायद सही नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, रिव्यूज के आधार पे आपको क्या पता चलते हैं, गैप्स पता चलते हैं। इन्हीं गैप्स को फुलफिल करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं। ठीक, तो एक ये काम हो गया कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर बेसिकली क्या करता है, हमें गैप ढूंढने में मदद करता है, और हम रिसर्च के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस गैप को फिल कर सकते हैं। दूसरा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हमारी हेल्प करता है कि फिर जैसे मान लो हम जैसे मेंटल हेल्थ और इन्वायरमेंट पे रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन हमने बिना रिव्यू के ही रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर ली, और बाद में हमने देखा कि उस विषय पर या उस वेरिएबल्स के संबंधों पर बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं हमारे जैसे जैसे हमने किया, तो क्या हुआ, हमारा काम एकदम व्यर्थ हो गया। तो इस प्रकार से रिव्यू क्या हेल्प करता है, हेल्प करने में कि डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च वर्क को रोकने की कोशिश करता है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च वर्क मतलब एक ही तरह के एक ही प्रकार के कई तरह के रिसर्चेस, जो कि एकदम मनी का, एनर्जी का, टाइम सबका वेस्टेज है। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से हमें हेल्प मिलती किसमें, कि हम जो रिसर्चेस हो चुके वो ना करके कोई नए रिसर्चेस कर सकें, इसमें हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले हाइपोथेसिस के बारे में ही अच्छे से पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था, मैंने आपसे कहा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, इंटेलिजेंट गेस होता है। ये हम अपने मन से नहीं बना सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है उन रिसर्चेस का जो प्रीवियसली हो चुकी हैं। तो उनके द्वारा हमें इंसाइट मिलती है कि हमें किस प्रकार से अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करना चाहिए। इसी प्रकार से रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के आधार पर ही आपको इस बारे में भी ज्ञान मिलता है कि हमें अपनी पर्टिकुलर स्टडी में किस प्रकार का
टूल यूज करना चाहिए, किस प्रकार का मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर से काफी कुछ आपको समझ में आती हैं। इसलिए कहा जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। देन नेक्स्ट पार्ट आपका होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ठीक, यानी जो भी आप रिसर्च स्टडी करने वाले हो, यानी जो भी आप शोध अध्ययन करने वाले हो, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। रिसर्च प्रपोजल के इस पार्ट में हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि जो हम स्टडी कंडक्ट करने वाले हैं वो किस प्रकार से क्या करने वाली है, आगे आने वाले समय में समाज की भलाई करने वाली है, क्या उसका महत्व है। हम देखो, हम रिसर्च क्यों करते हैं, किसी न्यू नॉलेज की जनरेशन के लिए। साथ ही रिसर्च उन चीज़ों पे किया जाता है जिनका रेलिवेंस हो, जिनका आगे चल के कोई हमें हेल्प कर सके। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में हम ये लिखते हैं, यहाँ पर इस पार्ट में हम ये लिखते हैं कि हमारी स्टडी, हमारे पहले से जो हमारे वेरिएबल्स हमने अपनी स्टडीज में ली है, उससे प्रीवियसली जो स्टडीज कंडक्ट की गई हैं उनमें कुछ गैप्स थे जो कि हम अपनी स्टडीज के थ्रू फुलफिल करेंगे, और इसीलिए हमारी स्टडीज क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी स्टडीज जब हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी, अब हम लोग एजुकेशन में, तो एजुकेशनल वर्ल्ड में वो हमारी जो फाइंडिंग्स है वो किस तरीके से लोग मदद करेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर लोकेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेक्स्ट, जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी क्या होता है, शोध के उद्देश्य, यानी कि हम अपने रिसर्च के थ्रू क्या एम अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में रिसर्चर जो बनाते हैं अपना उद्देश्य, उसको हम इस पार्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने गहन अध्ययन कर चुके, लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक मतलब कि जब आप ऑब्जेक्टिव कोई लिख रहे हो तो वो एकदम स्पेसिफिक हो, कि वो विशिष्ट हो कि आखिर वो करना क्या चाहता है। ऑब्जेक्टिव एक माध्यम होता है ये बताने का कि रिसर्चर अपने रिसर्चेस में क्या क्या चीजें करना चाहता है। जैसे अभी हम लोग मेंटल हेल्थ और स्कूल एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे कि हम क्या करना चाहते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मेंटल हेल्थ एंड स्कूल एनवायरनमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक, ये हमारी टाइटल हो गया। अब इस रिसर्च स्टडी में अब एक रिसर्चर क्या क्या अचीव करना चाहता है वो उसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से लिख सकता है। जैसे टू एसेस द मेंटल हेल्थ ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, to assess the environment of schools of to assess the environment of secondary school। ठीक है, to find out the relationship of mental health and school environment of secondary school students। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये ऑब्जेक्टिव 3-4 ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। और हमने देखा कि हर ऑब्जेक्टिव क्या है, एक पिन पॉइंटेड है, वो बता रहा है कि आखिर उसे करना क्या है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव में हमें क्या था कि हमें बच्चों की मेंटल हेल्थ को मेजर करना है। दूसरा क्या है कि हमें स्कूल के इन्वायरमेंट को देखना है, एसेस करना है, उसका मापन करना है कि स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है किसी में। फिर तीसरे में हमने देखा हमें क्या अचीव करना है गोल, कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशनशिप है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होने चाहिए, हाईली स्पेसिफिक होने चाहिए, कि उनको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि हमें आखिर काम क्या करना है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी लेंथी, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी एम्बिगुअस, मतलब ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, इस तरह के वर्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए जो कि द्विअर्थी हो। ठीक है, वहां पर दिक्कत आ जाती है। जैसे आप तो अपने रिसर्च में अपने हिसाब से कर रहे हो, लेकिन जब आपका कोई थीसिस पढ़ रहा है और वो वर्ड द्विअर्थी है तो उसको हो सकता है वो दूसरे अर्थ को समझे, तो वहां पर क्या हो जाएगी, वहां पर उस व्यक्ति को उस पूरी स्टडी को समझने में दिक्कत आ सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स उनमें एम्बिगुअस वर्ड्स ना हो। ठीक, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। ठीक है, मतलब जैसे अभी आप लोग एमएड में हो, ठीक है, अभी आप लोग का एमएड में आप लोग को बेसिकली क्या करना है, सीखना है कि किस प्रकार से रिसर्च स्टडी की जाती है। ठीक है,
तो बेसिकली अब आपके जितना आपने जो टॉपिक डिसाइड करोगे, फिर फर्दर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, तो ऑब्जेक्टिव्स बनाते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें देखो किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आपकी टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी और मनी भी लगेगा, ठीक। अब एमएड करते हुए आप लोग को क्या करना है, जिस स्टडी को कंडक्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि एमएड एमएड का डिसर्टेशन क्या है, एमएड को फुलफिल करने का एक छोटा पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो हमें इस प्रकार से अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल बनाने हैं कि हम क्या कर सकें, पढ़ाई करने के साथ साथ ही, यानी आपकी क्लासेस होंगी, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा कलेक्ट, तो आपका डेटा कलेक्ट भी उस समय हो पाए और आपका एनर्जी भी बच जाए और टाइम भी। फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज अ कॉन्क्रीट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव। वही बात है कि रिसर्चर जो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिकली ये चीज दर्शाते हैं कि एक रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में क्या अचीव करना चाहता है। और लास्ट पॉइंट है, a well worded objective will be smart, that is specific, measurable, attainable, realistic and time bound। ठीक, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल यानी जिसको हम अच्छे से मापन कर सकते हैं, अटेनेबल मतलब जिसको एक रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, रियलिस्टिक का मतलब ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जो कि क्या कर सके, जो रियल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी आपने एक ऑब्जेक्टिव जो बनाया है वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग बात करते हैं हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। जब आपने ऑब्जेक्टिव अपने रिसर्च प्रपोजल में ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए तो उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी की। क्लास अभी तक जितना मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है और आपको समझाने की कोशिश की है, अभी तक अगर किसी को क्वेरी तो वो पूछ सकता है। अभी तक रिसर्च प्रपोजल में जितना भी आप लोग को समझाया गया उसमें अगर किसी को कुछ क्वेरी तो वो पूछ सकता है, क्योंकि अभी स्लाइड्स काफ़ी हैं, तो इतना टाइम में हम लोग जितना समझ लिया है उसमें क्वेरी आप लोग की रिजॉल्व करके फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मैम जो हम लोग सिनॉप्सिस बनाएंगे उसमें भी रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे ना? बेटा सिनॉप्सिस को ही रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग पूछ लो, क्योंकि ये जो रिसर्च प्रपोजल आज मैंने पढ़ा है वो आपको रियली प्रिपेयर करना है। एमएड फर्स्ट ईयर में आपका मेन जो डिसर्टेशन का काम है वो रिसर्च प्रपोजल को प्रिपेयर करना ही है। रिसर्च प्रपोजल को समझना बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए। नो क्वेरी। मैम गैप के बारे में बता दीजिए, जो आपने गैप बताया था रिसर्च में, गैप को मतलब जानने के लिए, तो वो गैप किस तरीके के, मतलब देखो जैसे हम लोगों ने जब बात की थी रिव्यू गैप क्या होता है, गैप मतलब जैसे दो चीजों के बीच में गैप का मतलब कोई चीज खाली रह जाना, ठीक है। तो हम रिसर्च क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं ताकि हमारा कुछ नई, ताकि हम क्या कर सकें, कुछ न्यू नॉलेज जनरेट कर सकें। तो रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर के थ्रू क्या होता है, हमें पता चलता है गैप को, आप समझ लो कमी, क्या कमी रह गई। तो जैसे मान लो हमने कोई स्टडी देखी, उसको हमने पूरा प्रॉपर क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो हमने पाया कि जो उस बंदे ने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की थी, ठीक है, उसको स्टैटिस्टिक्स कोई दूसरी अप्लाई करनी थी, पर उसने अपनी स्टडीज में जो कंडक्ट लगाई है स्टैटिस्टिक्स, वो उस डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा के नेचर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। जैसे मान लो उसने अगर डेटा क्या किया है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू अचीव किया अपना डेटा, ठीक है, यानी डेटा प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स यूज किए, ठीक। उसने कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज की, उसने जो डिफरेंट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उनको अप्लाई किया, ठीक। उसके पास डेटा आ गया। अब उसने क्या किया, उस डेटा पर पैरामेट्रिक टेस्ट, अभी आप लोग पढ़ोगे आगे, पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर दी है और उसकी फाइंडिंग्स आई, उसने अपना थीसिस सबमिट कर दी, ठीक है।
तो जब हम लोग डेटा क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, पैरामीट्रिक टेस्ट हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जम्पशंस होते हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होंगे तो आप उस टेस्ट को नहीं लगा सकते। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मेथड के थ्रू हमने डेटा कलेक्ट किया और पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर दिए, तो वहीं पर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, गड़बड़ हो गई चीज़ें। तो आप मान लो जैसे मीनू, आप क्या कर रहे हो, आप उस स्टडी को पढ़ रहे हो, आपने देखा पूरा कि हाँ ये तो गलत हो गया, तो क्या हो गया, आपको पता चल गया कि क्या कमी रह गई। तो यही चीज गैप है कि उस स्टडी में क्या करना चाहिए था, ये स्टैटिस्टिक्स लगाते तो शायद बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक, ओके मैम। क्लियर हुआ मुझे लगता है, आई होप। ओके मैम, ठीक है। हाँ मैम जो पूनम। संबंधित साहित्य होते हैं, हम्म, हमने जहाँ से भी पढ़ा तो वो सिर्फ रेफरेंस में डालते हैं, या जब उसकी जो हम बीच में लिखेंगे वहां भी डाल सकते हैं? हाँ देखो, जब रिव्यू ऑफ रिलेटेड, जब जैसे रिसर्च प्रपोजल आप लोग बनाते हो, उसमें रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में जब आप लोग क्या करते हो, जो प्रीवियसली रिसर्चेस कंडक्ट हो चुकी हैं उनको वहां पर कोट करते हो, ठीक है। तो वहां पर हमें उनका नेम और ईयर मेंशन करना पड़ता है, साथ ही साथ हमें बताना होता है कि उन्होंने किस विषय पे, मतलब उनका टाइटल क्या था, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्होंने क्या मेथड्स अप्लाई किया और उनका फाइंडिंग्स क्या आई। तो ये सब चीजें हमें वहां पर मेंशन करनी होती हैं। मैम ये पूरा जितने भी जगह से हमने पढ़ा तो ये हर जगह का मेंशन करना पड़ेगा? देखो, जैसे आपने मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी न्यूज एक जनरल है, ठीक है, यस वहां से मैम। आप, वहां से क्या हुआ, आपको कोई स्टडी मिल गई, ठीक है, उस यस मैम। स्टडी को आपने अपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में कोट किया, लिखा वहां पर, ठीक। तो क्या करोगे, एक तो वहां पर लिखोगे, प्लस क्या करोगे, रेफरेंसेस में उसको पूरा बताओगे कि मतलब उनका जो, जैसे मान लो रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटी न्यूज में पब्लिश होते हैं, तो आप क्या करोगे, रेफरेंस में पूरा मेंशन करोगे कि आपने जो भी जो रेफरेंस लिखने का तरीका होता है, तो वहां पर भी आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ओके मैम। और मैम जो बिब्लियोग्राफी होती है वो भी लिखनी पड़ती है या देखो सिर्फ बेटा, यही? रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी दो टर्म्स हैं, ठीक है। रेफरेंसेस यस क्या मैम, होते उसमें हैं, तो अगर हम किसी भी चीज से प्रेरित होकर लिख रहे हैं अपने शब्दों में तो बिब्लियोग्राफी हो गई, बिल्कुल अगर वो बिल्कुल, चीज पढ़ के। और ठीक है। अगर वर्ड सेम टू सेम लिख रहे हैं तो रेफरेंस हो गए। तो हाँ बिल्कुल, तो आप लोग दो दो बिब्लियोग्राफी लिख को भी सकते हो। करना पड़ेगा? तो आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस में वो सारी चीजें लिखोगे जिन्होंने जिसको आपने डिट्टो कोट किया है। यस बिब्लियोग्राफी मैम। में जहाँ से आपने इंस्पायर होकर लिखा हुआ है या उनके अर्थ को समझ के तब कुछ लिखा है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो अलग अलग, कोई दिक्कत दोनों नहीं। डालेंगे मैम हाँ, लास्ट में? ओके। रेफरेंस ऑब्लिक बिब्लियोग्राफी लिख सकते हो या अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरीज कंप्लीट होगी या किसी को कुछ पूछना तो और पूछ सकता है अभी। बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग कल कैरी ऑन करेंगे, मुझे लग रहा है एक ही दिन में बहुत ज्यादा अभी हो जाएगा। यस मैम। ओके क्लास, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। अपने रिसर्च प्रपोजल के बाकी पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू यस, क्लास। ओके मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।